हेलो दोस्तों, मैं संदीप श्रीवास्तव करंट सॉल्यूशंस 2.8 के साइंस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बोर्ड क्लास 10 की साइंस का टॉपिक चल रहा था अम्ल, क्षारक तथा लवण। कुछ बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई जिसके चलते वीडियोज़ नहीं मिल पाए आपको। 2 वीडियोज़ आपको पहले मिल चुके हैं, उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। और अगर आपने नहीं देखा तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। उसमें हमने अम्ल को कवर किया था, क्षार को पूरी तरीके से कवर किया था और एक लवण भी उसमें हमने विरंजक चूर्ण पढ़ाया था। तो दोस्तों, अब आगे कंटिन्यू करते हैं उसी को। अगला जो लवण है वो है धामन सोडा। धामन सोडा नाम से ही स्पष्ट है कि एक ऐसा सोडा, एक ऐसा पाउडर जिसको धोने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, कपड़े धोने के लिए। ये प्रकृति में भी प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, जिसको कि हम रेह बोलते हैं। रेह देहात में रेहू बोला जाता है। जो ज़मीन ऊसर होती है, वहाँ की मिट्टी हल्के भूरे रंग की होती है, वो प्राकृतिक धामन सोडा है जो कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। इसके अलावा जो धामन सोडा है वो आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से भी तैयार किया जाता है। और कैसे तैयार किया जाता है ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। किस तरीके के उसके भौतिक गुण हैं वो बताएंगे, किस तरीके से रासायनिक गुण हैं, कैसे क्रिया करता है ये बताएंगे, और कौन सा उपयोग उसके होते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले कि इसका नाम क्या है। इसका जो रासायनिक नाम है वो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 होता है, और साथ में इसका जो क्रिस्टल होते हैं उनमें 10 अणु जल के भी जुड़े होते हैं। तो जो इसका कंबाइंड फार्मूला हो गया वो हो गया Na2CO3 × 10H2O। ध्यान रखना है, इस चीज़ को नोट कर लेना है, इसे कभी भी नहीं भूलना है। नहीं तो फिर अगर आप इसका फार्मूला ही भूल जाएंगे तो आगे की रिएक्शंस को कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निर्माण विधि, कैसे इसका निर्माण किया जाता है। तो निर्माण विधि में हम क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक होता है, खाने के में प्रयोग में लिया जाता है, उसके ठंडे व सांद्र विलयन में, विलयन यानी जल के साथ उसको घोल लिया जाता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है NaCl और साथ में जल, यानी जलीय विलयन तैयार किया जाता है, ठंडा जलीय विलयन सोडियम क्लोराइड का, जिस पर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। देखिएगा, सोडियम क्लोराइड है, जल के साथ घोला गया, गाढ़ा विलयन होना चाहिए, सांद्र का मतलब गाढ़ा, जिस पर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित की गई तो ये बन जाता है NaHCO3। NaHCO3 का मतलब होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी एक लवण है जिसको हम अभी जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे, जिसको बेकिंग सोडा कहा जाता है, और इसका उपयोग हम अपने किचन में करते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर प्राप्त होता है। तो शुरुआत में जब हम सोडियम क्लोराइड के गाढ़े जलीय विलयन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड अर्थात नौसादर के यहाँ पर क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर दिया जाता है, गर्म कर दिया जाता है, जिससे Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये हमारा बेस प्रोडक्ट प्राप्त हो गया, कौन सा, सोडियम कार्बोनेट। अब चूंकि फार्मूला आप देख रहे हैं कि 10 अणु जुड़े हुए हैं जल के, तो इसके लिए इसका क्रिस्टलन किया जाता है। हमने यहाँ पे देखो लिख रखा है कि Na2CO3 का क्रिस्टलन कर धामन सोडा प्राप्त किया जाता है। तो क्रिस्टलन की रिएक्शन बड़ी आसान होती है कि हम क्या करें, जो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ था उसके साथ 10 अणु जल के जोड़ दीजिए, प्लस 20 से हटा दीजिए, डॉट का निशान लगा दीजिए, Na2CO3 × 10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल, या जिसको हम धामन सोडा कहते हैं, प्राप्त हो जाएगा। एक बार फिर से रिव्यू करते हैं इसका
सोडियम क्लोराइड के ठंडे व सांद्र विलयन पर जब अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, वो प्राप्त होता है और साथ में अमोनियम क्लोराइड, जिसको कि हम नौसादर बोलते हैं, वो प्राप्त होता है। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को हम गर्म कर देते हैं, जिससे सोडियम कार्बोनेट, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। अब इस सोडियम कार्बोनेट का हम क्रिस्टलन करते हैं, यानी 10 जल के अणुओं के साथ इसके एक अणु की क्रिया कराई जाती है और धावन सोडा प्राप्त कर लिया जाता है, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। तो ये इसका निर्माण प्रक्रिया इसकी हो गई, किस तरीके से इसका निर्माण किया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके गुण क्या हैं। तो दो तरह के गुण होते हैं, एक भौतिक गुण होता है और एक रासायनिक गुण होता है। तो सबसे पहले हम इनके भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। पहला भौतिक गुण कि सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। देखिए क्रिस्टलीय है, क्रिस्टल मिलते हैं इसके। रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और स्टेट कैसी है? किस स्टेट में होता है? तो सॉलिड स्टेट में होता है, ठोस अवस्था में होता है। यानी सफ़ेद रंग का ठोस अवस्था में पाया जाने वाला क्रिस्टलीय पदार्थ है क्या? धावन सोडा। दूसरा, इसका गलनांक जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एट 50 डिग्री सेल्सियस होता है, 850 डिग्री सेल्सियस। यानी 850 डिग्री सेल्सियस तक इसको अगर गर्म कर दिया जाए तो ये क्या होने लगता है? पिघलने लगता है। नंबर 3, जल में विलय होकर ऊष्मा देता है। जब भी जल में हम इसको घोलते हैं तो ये ऊष्मा देता है। कभी भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। वॉशिंग पाउडर थोड़ा सा हाथ में लीजिए, मुट्ठी बंद करिए और पानी से भरी बाल्टी में डुबोइए। देखिए आपको हथेली में गरम गरम सा एहसास होगा। अर्थात जब भी ये जल में घुलेगा तो जल में घुलने के बाद क्या करता है? ऊष्मा देता है। तो ये 3 इसके हमने भौतिक गुण आपको बताए। 3 भौतिक गुण जो हैं आपके क्लास के हिसाब से बिल्कुल एनफ है, पर्याप्त हैं। आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है। इन 3 गुणों को, भौतिक गुणों को ध्यान में रखना है। कौन कौन से? एक तो सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। दूसरा, इसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा, यह जल में विलय होकर ऊष्मा देता है। क्लियर? एनी डाउट? ओके। अब देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके रासायनिक गुण। तो इसके रासायनिक गुण, सबसे पहले तो हम ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऊष्मा के प्रभाव के लिए तो जब इसको सबसे पहले क्या करते हैं कि हम वायु में खुला छोड़ देते हैं। जब ये वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, अभी हम इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाते हैं, सिर्फ इसको हम वायु में खुला छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि इसमें जो जल है वो वाष्पित होने लगता है धीरे धीरे करके। और वाष्पित होने के बाद जहां पर 10 अणु होते थे जल के, वहां पर सिर्फ 1 अणु रह जाता है और 9 अणु वाष्पित होकर के बाहर चले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, बड़ा आसान सी रिएक्शन है, कोई खास चीज यहाँ पे ऐसी नहीं है जो कोई दिक्कत वाली बात हो। फिर से एक बार देखिए कि जब भी हम धावन सोडा को या सोडियम कार्बोनेट को वायु में खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि 9 अणु इसके जल के बाहर निकल जाते हैं और 1 अणु साथ में रह जाता है। तब क्या बनता है? Na2CO3 × H2O। और उसके बाद यदि इसको हम फिर से गर्म करते हैं, हीट कर देते हैं इसको, तो ये बिल्कुल H2O जो एक बचा होता है वो भी बाहर निकल जाता है। और तब जो बचता है उसको हम कहते हैं निर्जल सोडियम कार्बोनेट। निर्जल क्यों कहा गया? क्योंकि जल की मात्रा इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि धावन सोडा क्या है, इसका नाम क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसका निर्माण कैसे करते हैं, इसके भौतिक गुण क्या हैं, इसके रासायनिक गुण क्या हैं। अब अंत में इस लमण में बचता है इसके उपयोग। तो इसके उपयोग क्या क्या होते हैं? 4 उपयोग हमने दे रखे हैं। पहला उपयोग है कि जल की कठोरता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। कठोरता के बारे में आप लोग 7th में पढ़ चुके होंगे।
आगे चूंकि आपके कोर्स में नहीं है तो मैं इसको नहीं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा, समय वेस्ट होगा नहीं तो इससे। तो पहला है उपयोग कि जल की कठोरता इसके द्वारा दूर की जाती है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये दूसरा इसका उपयोग है। और तीसरा उपयोग अग्नि बुझाने वाले यंत्रों में, जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनमें भी इस धामन सोडा का प्रयोग किया जाता है। और नंबर 4 आप सबको पता है, चूंकि नाम है धामन सोडा इसलिए वस्त्रों की धुलाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये लमड़ यहाँ पे समाप्त हो रहा है और अभी मैं इसी वीडियो में अगले लमड़ के बारे में आपको बताता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हम तीसरा लवण कवर करेंगे और तीसरा लवण है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, जिसको खाने में प्रयोग में लाया जाता है और अक्सर हमारे किचन में मिलता है। ये नाम है इसका, जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, सूत्र NaHCO3। देखिए कैसे प्राप्त करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट, अभी आपने देखा इसके पहले वाला जो लवण था सोडियम कार्बोनेट, जो धावन सोडा पढ़ रहे थे, सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित की जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। बड़ी ही जनरल सी रिएक्शन है, बड़ी ही आसान है कि सोडियम कार्बोनेट आप पढ़ चुके हैं Na2CO3, इसमें आपने प्रवाहित की कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या बना, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, और साथ में बना जल। एक बार फिर से देखते हैं। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा भी कहते हैं, केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट, केमिकल फार्मूला है NaHCO3। प्राप्त कैसे करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त किया जाता है सोडियम कार्बोनेट, मतलब Na2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की गई, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हुआ और जल प्राप्त हुआ। अब ये साधारण सा इसका एक निर्माण विधि हो गई कि कैसे इसको प्राप्त किया जाता है। अब आगे देखते हैं इनके गुणों के बारे में। तो भौतिक गुण, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इनके भौतिक गुणों के बारे में। तो ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। कलर कैसा है, सफ़ेद है, क्रिस्टलीय है, और स्टेट कैसी है, सॉलिड स्टेट है, अवस्था ठोस अवस्था है। दूसरा जल में विलेय है, यानी जल में आसानी से घुल जाता है। सारे जो प्रोडक्ट होते हैं केमिकल वो जल में नहीं घुलते, कुछ जल में घुलते हैं, कुछ कार्बनिक विलायकों में घुलते हैं, मगर ये जो लवण है जिसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, कौन सा, बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जल में विलेय होता है। तो आपके लिए पर्याप्त हैं दो भौतिक गुण यहाँ पर, एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, दूसरा जल में विलेय है। क्लियर, निर्माण विधि हो गई, भौतिक गुण हो गए। रासायनिक गुण देखते हैं। दो रासायनिक गुण हमने लिए हैं, आपके हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से पर्याप्त हैं। पहला ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, जब इसको गर्म कर दिया जाता है तो यह अपने उन्हीं अवयवों में अपघटित होता है जिनसे यह बनता है। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, जब भी सोडियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, उसे ऊष्मा दी जाती है, तो यह उन्हीं अवयवी पदार्थों में अपघटित होता है जिनसे कि यह बनता है। देखिएगा यहां पर किससे बना था, सोडियम कार्बोनेट से और कार्बन डाइऑक्साइड से। यहां पर जब इसको गर्म किया गया तो फिर से वही सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर से उन्हीं अवयवी पदार्थों में अपघटित हो गया। तो अगर आपकी ये रिएक्शन तैयार है तो साथ साथ ये एक रासायनिक गुण भी आपका इसी से तैयार हो जाएगा। दूसरा जल अपघटन। जल अपघटन जब इसका कराया जाता है तो एक प्रबल क्षार बनता है और एक दुर्बल अम्ल बनता है। लवण है ना, अम्ल और क्षार से बनता है। जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो एक क्षार बनेगा, एक अम्ल बनेगा। क्षार कैसा होगा, प्रबल होगा,
अम्ल कैसा होगा, दुर्बल होगा। देखिए यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। चूंकि इसका जल अपघटन कराते हैं तो जल भी होगा साथ में, और NaOH बनेगा, कास्टिक सोडा जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, प्रबल क्षार है, और साथ में H2CO3 बनेगा जो कि एक दुर्बल अम्ल है जिसका नाम होता है कार्बोनिल अम्ल। तो ये इसके रासायनिक गुण हो गए। अब देखते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो अक्सर जब हम लोग उल्टा सीधा भोजन ले लेते हैं या पार्टीज वगैरह ज़्यादा अटेंड करनी होती हैं और स्पाइसी भोजन हमारे पेट में जाता है ज़्यादातर, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है जिसको हम हिंदी में अम्लता बोलते हैं। तो उस पेट की अम्लता को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये इसमें भी मिलता है पाउडर के रूप में भी और लिक्विड के रूप में भी मिलता है। जो सोडा दुकानों पे बिकता है जिसको लोग यूज करते हैं वो यही सोडा है। तो पहला इसका उपयोग ये हो गया कि पेट की या हमारे आमाशय की कह सकते हैं अम्लीयता को दूर कर देता है, नंबर 1। नंबर 2, बेकिंग पाउडर के निर्माण में। बेकिंग पाउडर जो यूज किया जाता है किचन वगैरह में या अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण में, उसका भी निर्माण इसी से किया जाता है। किससे? बेकिंग सोडा से। और तीसरा एंटासिड के निर्माण में। एंटासिड की गोलियां और सिरप जो आते हैं जो पेट की अम्लीयता या इन चीज़ों को दूर करने के लिए, जैसे डाइजीन वगैरह, तो उनके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों इस तरीके से ये भी लवण कंप्लीट हो गया। आज हमने आपको अभी तक बताया, धावन सोडा बताया और बेकिंग सोडा बताया, और अभी इसी वीडियो में कम से कम एक लवण और हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद वीडियो चूंकि बड़ा हो जाएगा इसलिए अगले जो भी होंगे लवण उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों ये लास्ट है लवण इस पार्ट का, इसी के साथ इसका समापन हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। साधारण नाम जो है इसका बोलचाल की भाषा में प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, और इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। थोड़ा सा टफ है नाम मगर ध्यान कर रखना पड़ेगा आप लोगों को। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और जो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2, CaSO4 इंटू हाफ H2O। नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। प्लास्टर ऑफ पेरिस, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, केमिकल फार्मूला CaSO4 हाफ H2O। कैसे निर्माण करते हैं ये देख लीजिए। जिप्सम, जिप्सम जो होता है उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर, जिप्सम जिसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, इसको 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है एक अणु, और 3/2 H2O बनता है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ेगा रिएक्शन, इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बार बार लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस करिएगा, आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब जिप्सम के एक अणु को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो एक अणु प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनता है, और 3/2 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जल के प्राप्त होते हैं। बस इसके अलावा कुछ इसमें नहीं है। भौतिक गुण देख लेते हैं। 2 भौतिक गुण हैं, सफ़ेद रंग का चूर्ण है और जल में अविलेय है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। पीछे जो आपने अभी तक पढ़ा था वो जल में विलेय थे लवण, मगर यहाँ पर ये जल में अविलेय है। कलर कैसा है? सफ़ेद रंग का एक पाउडर है जो कि जल में अविलेय है। रासायनिक गुणों की बात की जाए
तो ऊष्मा का प्रभाव देखेंगे कि ये गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट बनाता है और जल बनता है। यानी ये कह सकते हैं कि ये निर्जल हो जाता है। जब CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसको हम 120 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर ही ये क्या हो जाता है, निर्जल हो जाता है। CaSO4 अलग हो जाता है और जो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसके साथ जुड़ा हुआ था वो अलग हो जाता है। तो ये होती है इसकी ऊष्मा के साथ का प्रभाव, इस पर ये इस तरीके से पड़ता है। दूसरा देख लेते हैं रासायनिक गुण कि जल के साथ जब क्रिया करता है तो क्या होता है। तो ये तो बड़ा आसान है। जल के साथ जब अब ये अभिक्रिया करेगा तो जैसे ये बनता था उसके उल्टी रिएक्शन देगा। देखिए यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल बनता था, यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो जल के साथ क्रिया करता है और यहाँ जिप्सम से प्राप्त होता था और यहाँ पर जिप्सम बन जाता है यहाँ पे। तो इससे जस्ट उलट कर देना है उस रिएक्शन को कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया जल के साथ कराई जाती है तो जिप्सम बनता है और यहाँ पर क्या होता था, निर्माण विधि में जब जिप्सम को गर्म किया जाता था तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल बनता था। तो इस तरीके से ये इसके रासायनिक गुण हो गए। अब इसके उपयोग देख लें तो इससे हम भली भांति परिचित हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से। एक तो जब कभी हड्डियाँ टूट जाती हैं तो डॉक्टर लोग जो प्लास्टर लगाते हैं संबंधित अंग पर, हाथ पर, पैर पर, या जहाँ की हड्डी टूटी होती है वही प्लास्टर जो होता है वो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। पहला काम इसका उपयोग ये है। दूसरा उपयोग इसका क्या होता है कि जो घरों में मूर्तियाँ बन के आती हैं या फिर सजावट के सामान बन के आते हैं वो इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार किए जाते हैं। तीसरा इसका एक उपयोग होता है, आपने नाम सुना होगा POP। जब कभी घरों में हम पुट्टी वगैरह करवाते हैं, पुताई करनी होती है तो कुछ जो कील वगैरह लगाते हैं, कुछ गड्ढे जैसे बन जाते हैं तो पेंटर कहता है POP लाइए इसमें भर देंगे। तो दोस्तों POP का फुल फॉर्म ही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका उपयोग दीवारों को बराबर करने में, दीवारों को समतल करने में किया जाता है। तो इस तरीके से जो आपका ये दूसरा लेसन था अम्ल, क्षारक तथा लवण, ये कंप्लीट हो गया। आपने उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हद तक देखे होंगे वीडियो और समझने की कोशिश की होगी। हमने अपना पूरा एफर्ट दिया है इस लेसन में और इसके पहले के लेसन में, और थोड़ा बीच में चूँकि वीडियोस आने में देरी हो गई इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आगे से वीडियो समय पर आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप्स में उसको शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द ही अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।